बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाहौर में हमें ऑफिस से आंखों पर पट्टी बांध कर ले जाया गया। जब पट्टी खुली तो हम एक हाल में मौजूद थे। हाल में बहुत सी कुर्सियां रखी हुई थी और हमारे सीनियर्स हमसे पहले ही उन कुर्सियों पर बैठे हुए थे। इतने में एक सफ़ेद शलवार कमीज में मलबूस एक जवान शख्स हाल में दाखिल हुआ और हमारे सीनियर्स ने पाँव जोड़कर उसे सल्यूट किया। फिर उसने हम सब से फर्दन फर्दन मुसाफा किया और हमें ट्रेनिंग में कामयाबी पर मुबारकबाद दी और कहा कि जिस मिशन पर आप 5 लोगों को भेजा जा रहा है वो अफवाज पाकिस्तान और हम सब के लिए बहुत अहम है और इस मिशन की कामयाबी पर हमें बहुत सी मदद मिल सकती है। लेकिन याद रखें, हमारा दुश्मन बहुत मक्कार है। पकड़े जाने की सूरत में वो राज जानने के लिए आप लोगों को पुरतैश जिंदगी, जवान लड़कियों और ऐशो इशरत की ऑफर करेगा। इसलिए आप लोगों को दो में से एक रास्ता चुनना होगा, गद्दारी या फिर शहादत। गद्दारी की सूरत में वो आपसे तमाम राज लेकर तुम्हें फिर भी जिंदा नहीं छोड़ेगा, इसलिए कोशिश करना कि शहादत को तरजीह देना। एक वाकया जो उन्होंने बयान किया उसको मुख्तसरन बयान किए देता हूँ। सुल्तान टीपू की शहादत के बाद अंग्रेज़ों ने मीर सादक को जागीर और 7 पुश्तों तक को वजीफे से नवाजा था। जब उसके वरसा वजीफा लेने अदालत में जाया करते, आज की तरह जिस तरह अदालत में पुकारा जाता है उसी तरह पहले भी पुकारा जाता था। मीर सादक के वरसा को अदालत में वजीफा लेने के लिए जब आवाज़ लगाई जाती तो कहा जाता था कि मीर सादक गद्दार के वरसा हाजिर हों और वजीफा ले लें। यानी जिस तरह शहादत पुश्तों तक चलती है इसी तरह गद्दारी भी पुश्तों तक चलती है। उन्होंने एक मिसाल दी कि बहादुर शाह जफर को उसके ससुर ने गिरफ्तार करवाया, मगर जब तकसीम हिंद हुआ तो उसका पूरा खानदान नकल मकानी करके कराची आकर आबाद हो गया और तजारत को अपना पेशा बनाया, मगर उसकी नस्ल ने कभी भी अपने जद्द अमजद का नाम नहीं लिया। अगर किसी को उनके इस करतूत का पता चल जाए तो उनसे पूछने पर वो हाथ जोड़कर कहते हैं, ये बात सिर्फ अपने तक महदूद रखना, उसकी तशहीर नहीं करना। बॉर्डर क्रॉस करने के बाद अगर तुम पर ऐसा मौका आ जाए तो ये तुम्हारी सवाबदीद पर मुनहसिर होगा कि तुम किस चीज़ को तरजीह देते हो, गद्दारी या शहादत को। इतना कहकर वो हम पांचों से बगलगीर हुआ और हमारे मिशन की कामयाबी के लिए दुआ की और कमरे से बाहर चला गया। उसके जाने के बाद हमारी मुकम्मल तलाशी ली गई। हमारे सिगरेट, बटुए और दीगर सामान हमसे ले लिया गया और उसके बदले भारतीय करेंसी, सिगरेट और बटुए हमें दे दिए गए। हमारे एयर बैग हमसे लेकर हमें ऐसे बैग दिए गए जिन पर मेड इन इंडिया लिखा हुआ था। मैं साइनाइड से भरी दाढ़ें 2 डॉक्टरों ने लगाईं और फिर मुझे एक कागज़ दिया गया जिस पर दिल्ली, आगरा और बम्बई के कुछ पते दर्ज थे। ये उन लोगों के पते थे जिनसे हमें भारत में करेंसी और दीगर मालूमात मिल सकती थी। मुझे ये एड्रेस ज़ुबानी याद करने थे और जिस मिशन पर हमको भेजा जा रहा था वह कोई एक मिशन नहीं था बल्कि बहुत से मिशंस थे जिनको पूरा करना था कि उसमें कोई भी काम जो हमारे मुल्क की मफाद के लिए बेहतर हो हमें करने की इजाज़त दी गई थी। एक ख़ास मिशन मेरे स्पुर्द किया गया था और वो था कि दिल्ली आर्मी हेडक्वार्टर में आर्मी चीफ के किसी मुलाजम को प्लांट करना। उस वक़्त टाइपिंग हुआ करती थी और कार्बन पेपर से उसकी कापियाँ बनाई जाती थी। कार्बन को 1-2 बार टाइप किया जाए तो उस पर टाइप की हुई तहरीर आसानी से पढ़ी जा सकती है। अगर इस तरह इस्तेमाल शुदा कार्बन पेपर इस्तेमाल के बाद रद्दी की टोकरी में फेंक दिया जाए और बाद में सफाई करने वाला वो पेपर उठाकर हमें दे दे तो हमें उससे बहुत सी मालूमात मिल सकती थी। उसके अलावा ब्रिगेडियर और उससे ऊपर के रैंक के अफसर जो राइटिंग पैड यूज़ करते हैं वो अगला सफ़ा फाड़ कर फेंक देते थे ताकि लिखते वक्त पेंसिल के दबाव पड़ने से जो तहरीर दूसरे सफ़े पर मुंतकिल हो जाती है वो किसी के हाथ ना लगे। अमूमन ये अफसर इस सफ़ा के 2 या 3 टुकड़े करके रद्दी की टोकरी में फेंक देते हैं और रद्दी की वो टोकरी हमारे लिए किसी खजाना से कम नहीं होती। मेरे ज़िम्मा ये कार्बन और रद्दी की टोकरी में फेंके हुए पेपर हासिल करना थे, चाहे उसके लिए कोई भी तरीका इस्तेमाल करना पड़े। अगर कोई मुलाजम एक दफ़ा हाथ लग जाए तो फिर उससे किसी भी किस्म की खिदमात लेना मुश्किल नहीं होता। कुछ लोग शायद इस बात को बुरा जाने कि नाजायज़ तरीके से कोई चीज़ हासिल करना गलत है, मगर मुल्क की सलामती के लिए हर तरीका आजमाया जाता है, चाहे वो जायज़ हो या नाजायज़। बात बड़ी मुज़हिका खेज थी कि बरतानिया में पाकिस्तानी और भारतीय हसास इदारों के अफराद की तरबियत एक ही क्लास में होती थी, इसलिए दोनों की तरबियत में कोई फ़र्क नहीं होता था। बिल्कुल ऐसे ही जैसे आजकल अमेरिका पाकिस्तान और भारत के साथ मिलकर फ़ौजी मशक़ें करता है, उसका अंदरूनी मकसद हमारी अफवाज की सलाहियत को जानना होता है। पाकिस्तान की अफवाज के मुतल्लिक़ मालूमात इसराइल को दी जाती हैं जो बिलवास्ता भारत तक पहुँच जाती हैं। पहले तक ये इंतहाई हसास फरीज़ा पाकिस्तानी शहरी अंजाम देते थे, फिर ये काम पाकिस्तान के सियासतदानों ने ले लिया और बजाय दुश्मन के राज लेने के अपने राज दुश्मन को देने लग गए। अब हमें दौरान ट्रेनिंग वाली रिहाइश गाह पर लाया गया
वहां पर एक बार फिर मिशन की ब्रीफिंग और एहतियाती तदाबीर दोहराई गई। दोपहर 3 बजे हमें 2 प्राइवेट कारों में लाहौर स्टेशन पहुंचा दिया गया। बसीरपुर बरास्ता कसूर के टिकट पहले ही खरीदे जा चुके थे। हम सब एक सेकंड क्लास के एक डब्बे में बिल्कुल अजनबी बनकर दाखिल हुए। हमारे 2 सीनियर्स भी हमारे साथ थे। एक दूसरे से बातचीत की कतअन ममानियत थी। रात तकरीबन 11:30 बजे हम बसीरपुर पहुंचे। वहां एक सेफ हाउस में हमारे खाने और सोने का बंदोबस्त था। उसी सेफ हाउस के एक कोने से चीहो पुकार की आवाज़ें आ रही थी। हमारे सीनियर्स ने बताया कि कुछ भारतीय हैं जो बॉर्डर क्रॉस करते हुए पकड़े गए हैं। उनसे पूछताछ जारी है। सेफ हाउस के मुस्तकिल रहायशी नहायत खामोशी से हमारी ज़रूरियात की तमाम चीज़ें हमें पहुंचा रहे थे। हमने जब भी कोई सवाल किया वो मुस्कुरा कर खामोश हो जाते थे। दूसरी सुबह 9 बजे हमने बसीरपुर से कूच किया। 3 जीपों में हमारा काफिला रवाना हुआ। हमें ये नहीं बताया गया था कि हमें कहाँ ले जाया जा रहा है। सफ़र मुसलसल कभी नहरों की पटड़ियों और कभी कच्ची पक्की ऊंची नीची सड़कों पर जारी रहा। शाम के करीब हम खैमों के एक पड़ाव के करीब पहुंचे, जहां पर पाकिस्तानी बॉर्डर फोर्स के जवानों ने हमारा खैर मकदम किया। वहां हमारे सीनियर्स ने हमें बताया कि हम बहावल नगर में मंडी सादकगंज के नज़दीक भारतीय बॉर्डर से सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर हैं। वहां 2 अजनबी देहातियों से हमें मिलाया गया। 10 रोज बाद दिल्ली में ठीक दिन 11 बजे उनमें से एक ने मुझे मिलना था। मीटिंग प्लेस मुझे समझा दी गई। ये दोनों देहाती लाहौर के एक मारूफ स्मगलर के कारिंदे थे और हफ्ते में 2 बार ये इसी रास्ते से बॉर्डर क्रॉस करके भारत में दाखिल होते और इलायची, काजू और पान वगैरह लाते थे। पाकिस्तान में उन्हें बॉर्डर क्रॉस करने और वापस आने की सहूलत दी गई थी, जिसके एवज वो पहले से गए हुए ग्रुप्स की डाक लाते और ले जाते थे। ये 2 अजनबी हमारे ग्रुप से वाकिफ थे और उनको ये ड्यूटी सौंपी गई थी कि वो हमें वक्त मुकर्ररा पर बॉर्डर क्रॉस कराएं और करीबी भारतीय रेलवे स्टेशन हनुमान तक पहुंचा दें। उन्हें पैसे दिए गए कि हनुमानगढ़ से अजमेर शरीफ तक के टिकट खरीद कर हमें दें और फौरन वापस हिंदुस्तान बॉर्डर के करीबी गांव मिर्ज़ापुर पहुंच जाएं, जहां 2 अफराद उन्हें मिलेंगे और अगली शाम तक उनके हमरा रहें। उधर हमें अलहदगी में हनुमानगढ़ से बठिंडा के टिकट खरीदने का कहा गया। मुखालफ समत में जाने वाली गाड़ी में सवार हों, जो अजमेर शरीफ जाने वाली गाड़ी से 15 या 20 मिनट पहले ही आ जाती थी। ये एहतियाती तदाबीर हमारी हिफाजत के लिए की गई थी। हमसे घड़ियां भी ले ली गई थी और मुझे सिर्फ एक घड़ी दी गई जो भारत में भी मुहैया थी और उस वक़्त उसकी कीमत भारत में तकरीबन 300 रुपया थी। रात का खाना 8:30 बजे तक खा लिया गया। खाने के फौरन बाद हमें एक लंबा स्याह अंडरवेयर और एक फुल बाजुओं वाली बनियान पहनने को दी गई। हमने बूट भी उतार लिए और अपने कपड़ों के हमरा रख लिए। अब हमारे सीनियर्स हमारे साथ हुश गपियों में लग गए, लेकिन साफ नजर आ रहा था कि वो महज हमारी टेंशन दूर करने के लिए था, वरना उनके चेहरों पर भी परेशानी साफ अयां थी। उन दिनों जंग की वजह से भारत और पाकिस्तान सीज फायर की हालत में थे। पासपोर्ट और वीज़ा नाम की कोई शय न थी। बॉर्डर पर दोनों तरफ अफवाज का इज्तमा था। ऐन मुमकिन था कि बॉर्डर क्रॉसिंग के दौरान ही दुश्मन हमें गोलियों से भून देते। हमें बताया गया था कि भारत ने बॉर्डर के करीब BRB नहर की तरह एक नहर बनाई हुई है जो खासी गहरी है। पाकिस्तान की तरफ वो ढलवान में है, जबकि भारत की तरफ वो बिल्कुल सीधी है। हमें वो नहर तैर कर बगैर आवाज़ पैदा किए पार करनी थी। उसकी ट्रेनिंग हमें खूब अच्छी तरह दी गई थी। हनुमानगढ़ स्टेशन बॉर्डर से 8 मील के फासले पर था। रास्ते में 2-3 गांव पड़ते थे। हमें उन गांवों से दूर रहकर कुत्तों के भौंकने से बचते हुए दौड़ कर जाना था। अब मुझे एहसास हुआ कि दौरान ट्रेनिंग हमें 11 मील मुसलसल भागने की ट्रेनिंग क्यों दी गई थी। स्टेशन के करीब पहुंचकर हमें अंडरवेयर और बनियान उतार कर आम शहरियों जैसा लिबास पहन लेना था। दोनों गाइड्स को फौरन वापस भेजना था। हमें बठिंडा तक 2 अलग अलग डब्बों में बैठना था और एक दूसरे से बातचीत हरगिज नहीं करनी थी। ये आखिरी हदायत थी जो हमें दी गई। उसके फौरन बाद गोलियां चलने की आवाज़ें आने लगी। हमारी बॉर्डर फोर्स ने पड़ाव से दोनों तरफ तकरीबन आधा किलोमीटर के फासले से दुश्मन पर फायरिंग करना शुरू कर दी और दुश्मन को भी जवाबी फायरिंग करने पर मसरूफ कर दिया। यह फायरिंग हमारे लिए ग्रीन सिग्नल थी। सीनियर्स ने हमें गले लगाया। उनकी आंखें आंसुओं से लबरेज थीं। अपनी जहनी कैफियत के बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि बॉर्डर क्रॉस करने और ट्रेनिंग की अहमियत एक जैसी थी। घर और फैमिली का तस्वुर जहन से बिल्कुल निकल चुका था। हमें एक एक 30 बोर का रिवाल्वर और 100 गोलियां वाटर प्रूफ पैकेट में दी गई थी, जिन्हें हमने अपने बैगों में रख लिया था। बैगों को नहर अबूर करने के दौरान सर पर बांधने के लिए रस्सियां भी दी गई थी।
10:15 बजे हमें बॉर्डर की जानिब बढ़ने का हुक्म मिला। हम सब को अल्लाह हाफिज कहते हुए अपने गाइडर्स के साथ बॉर्डर की तरफ चल दिए। यह तकरीबन 100 मीटर का इलाका पानी, कीचड़ और सरकंडू से भरा हुआ था। हमने तकरीबन 80 मीटर का इलाका भागते हुए तय किया और बकिया क्रॉलिंग करते हुए कीचड़ और सरकंडू से हमारे जिस्म मुकम्मल मट्टी और खराशों से भर गए थे। हमें कुछ पता न चला कि हम कब भारत में दाखिल हुए, क्योंकि सरहद का कोई निशान न था। हम बस आगे ही आगे बढ़ते जा रहे थे कि गाइड ने कहा कि नहर आ गई है। हम एक एक करके नहर में उतर गए। फायरिंग की आवाज़ अभी तक आ रही थी। नहर को हमने खड़ी पोजीशन में तैर कर अबूर किया। भारत की तरफ से किनारा खड़ा और 90 डिग्री के जाविये पर था। उस पर चढ़ने में खासी दिक्कत पेश आई। उस किनारे पर पटड़ी भी थी जिस पर बीएसएफ की गाड़ियां गश्त करती रहती थी। हमें जल्द अज जल्द उस पटड़ी को अबूर करके खेतों की तरफ दौड़ना था। एहतियाती तदाबीर के मुताबिक पटड़ी पर हमें उल्टे पांव चलना था ताकि हमारे पांव के निशान को देखते हुए कोई यही समझे कि कोई भारत से पाकिस्तान की तरफ गया है। पटड़ी से उल्टे कदमों से चलते हुए खेतों की तरफ भागे। वहां भी डेरे बने हुए थे। उन डेरों से हमको दूर रहकर गुजरना था, इसलिए कई बार हमें कभी दाएं और कभी बाएं दूर तक जाने के बाद अपनी समत दुरुस्त रखनी पड़ रही थी ताकि उन डेरों में मौजूद पालतू कुत्ते हमें देखकर भौंकने ना लग जाएं। अलगरज एक जगह 10 मिनट रुक कर फिर अपना सफर शुरू कर दिया। हनुमानगढ़ स्टेशन के तकरीबन आधा किलोमीटर पहले फिर एक नहर आई। हम नहर में कूद पड़े और अपने जिस्म की अच्छी तरह सफाई की और बाहर निकलकर सिविलियन लिबास पहन लिए। गाइड ने हमारे लिए टिकट लेने जाना था, लेकिन मैंने उन्हें रोक दिया और कहा कि पैसे तुम रख लो और अंधेरे अंधेरे ही इस गांव में पहुंच जाओ। हाँ, तुम्हारा इंतजार किया जा रहा है। उस दौरान मैंने अपना रिवाल्वर लोड कर लिया था। वो उसी वक्त वापस रवाना हो गए। मैंने अपने एक साथी को उनके पीछे भेजा कि वो चेक करे कि वो वाकई वापस जा रहे हैं या कहीं रास्ते में छुप गए हैं, क्योंकि स्मगलर से हर बात मुमकिन है। मैंने अपने साथी को कहा कि वो भी अपना रिवाल्वर लोड कर ले और उनका पीछा करे। अगर वो इधर उधर होने की कोशिश करें तो उनको गोली मार देना। तकरीबन 20 मिनट बाद मेरा साथी वापस आया और उसने बताया कि वो उसी रास्ते से तेजी से भागते हुए वापस जा रहे हैं। उसी दौरान दूर से गाड़ी की विसल की आवाज़ सुनाई दी। हमने स्टेशन की राह ली। ये खटमंडो जाने वाली गाड़ी थी। बिल्कुल छोटा सा रेलवे स्टेशन था। हल्का हल्का उजाला होना शुरू हो गया था। हम चारों साथी रेलवे स्टेशन की दूसरी जानब खड़े हो गए और 5वां टिकट्स लेने चला गया। गाड़ी 1 या 2 मिनट रुकी। हमारे साथी ने टिकट लेकर हमें इशारा दिया और हम दूसरी जानब से गाड़ी में सवार हो गए। हमारा साथी दरवाजे के पास ही खड़ा था। उसने एक एक करके हमें हमारे टिकट थमा दिए और पांचों अजनबी बनकर एक ही डब्बे में बैठ गए। तकरीबन पौने घंटे बाद गंगानगर आया। ये खासा बड़ा स्टेशन था। हम एक एक करके उतरे और चाय पूरियों का नाश्ता किया और फिर अलग अलग डब्बे में बैठ गए। हमारी मंजिल बठिंडा जंक्शन थी, जहां से हमने दिल्ली के लिए गाड़ी पकड़नी थी। बठिंडा मगरबी भारत का बहुत बड़ा जंक्शन था। ट्रेन बठिंडा स्टेशन पर पहुंची तो हम एक एक करके बाहर आ गए। अब हम बॉर्डर से खासा दूर आ चुके थे। शहर छोटा सा था। जो बॉर्डर क्रॉस करने की टेंशन थी वो भी दूर हो चुकी थी। हमने बाजार से शेविंग सामान और सिगरेट वगैरह खरीदे। वायरलेस सेट भी खासी परेशानी का सबब बन रहा था। एक ही जिम्मेदार के पास सामान और वायरलेस सेट एक ही बैग में था, जिसको बैग खोलते हुए खासी घबराहट का सामना करना पड़ रहा था। लिहाजा हमने एक बैग वायरलेस सेट के लिए खरीदा और उसमें सेट रखकर उसकी जिम्मेदारी आपस में बांट ली। वहां के एक होटल में हमने खाना खाया और फिर स्टेशन की तरफ पलट आए। वेटिंग रूम में हमने शेव बनाई, नहाए और अपना हुलिया दुरुस्त किया। मैंने साथियों से मशवरा किया कि बजाय पंजाब एक्सप्रेस के हम पैसेंजर ट्रेन में दिल्ली तक का सफ़र करें, ताकि रास्ते में आने वाले छोटे बड़े स्टेशन और दूसरी जगहों और वहाँ के हालात से बाखबर होते चलें। फास्ट पैसेंजर दोपहर 3 बजे दिल्ली के लिए चलती थी। हमने अपर क्लास के टिकट्स लिए। बठिंडा स्टेशन पर हमने एक मिलिट्री ट्रेन देखी जो बॉर्डर की तरफ जा रही थी। हमारी गाड़ी प्लेटफार्म पर आ गई और हमने एक डब्बे का इंतखाब करके सब इकट्ठे ही उसमें बैठ गए। फैसला ये हुआ कि वायरलेस सेट को ऊपर वाली बर्थ पर रखा जाए और जो वहाँ लेटे वो उस पर अपना सर रखकर खुद को सोता हुआ शो करे। ट्रेन मुकर्ररा वक़्त पर रवाना हुई। पैसेंजर ट्रेन में सिखों की अक्सरियत थी। एक अजीब बात देखी कि सिख मुसाफिर भी खामोश और मायूसी के साथ सफ़र कर रहे थे। सिखों की तो आदत है कि जहाँ भी दो सिख इकट्ठे हो जाएं, ये ऊंची आवाज़ से बातें और कह कहे लगाते रहते हैं। लगता है सिखों ने भी अपनी आज़ादी 1971 की जंग के साथ वाबस्ता कर ली थी, मगर नाकामी का मुंह देखना पड़ा। मैंने उनसे 2-3 बार बात करने की कोशिश की, मगर हमें हिंदू समझते हुए
انہوں نے مختصر سا جواب دیا۔ انہوں نے بٹھنڈا سے سیدھا دہلی جانے کے بجائے پہلے جلندھر اور پھر دہلی جانے کو ترجیح دی۔ اس طرح ہمارے سفر کے دوران 3 بڑی چھاؤنیاں تھیں، جلندھر، لدھیانہ اور امبالہ۔ ان چھاؤنیوں کے اسٹیشنز پر کافی چہل پہل تھی۔ دہلی سے امرتسر جانے والی ٹرینوں میں بھارتی انٹیلیجنس اور FIU کے لوگ مسافروں کی چیکنگ کرتے تھے۔ اس کی لازماً وجہ مشرقی پاکستان میں بھارتی کیمپ PWO سے سینکڑوں پاکستانی فوجیوں کا فرار ہونا تھا۔ 16 دسمبر 1971 کو ہمارے سینکڑوں نہیں ہزاروں فوجی جوانوں نے ہتھیار نہیں ڈالے تھے، اس لیے کچھ تو برما کی طرف نکل گئے، کچھ بھارتی سرحدوں کے اندر داخل ہو گئے، اور وہ چھپتے چھپاتے پنجاب بارڈر کی طرف سے پاکستان میں داخل ہونے کی کوشش کر رہے تھے۔ انہی کو پکڑنے کے لیے ان ٹرینوں کی سخت چیکنگ کی جا رہی تھی۔ بٹھنڈا سے دہلی کے دوران سفر میں ہم نے 3 اور ٹرینیں دیکھیں۔ ایک بٹھنڈا اسٹیشن پر کھڑی تھی، 2 اور ٹرینیں جن پر فرانس کے بنے ہوئے AMX-13 اور ایک روسی PT-76 ٹینک، چند توپیں، ہوائرز اور ٹائیگر کٹس میزائل کی بیٹریاں لدی ہوئی تھی۔ ان ٹرینوں کو باقی سب ٹرینوں پر فوقیت دے کر تھرو کیا جاتا تھا۔ میں نے ان تمام ملٹری ٹرینوں کی ڈیٹیل ذہن میں بٹھا لی اور ارادہ کیا کہ سب سے پہلے انہی کی رپورٹ پاکستانی ایجنسی کو بھیجوں گا۔ ان سب ملٹری ٹرینوں کی مغربی بارڈر پر روانگی سے بھارت کے پاکستان کے بارے میں موقف کا صاف پتہ چل رہا تھا کہ وہ مغربی پاکستان کو بھی ہڑپنا چاہتا تھا۔ تقریباً 9:30 بجے رات کو ٹرین شاہدرہ اسٹیشن پر رکی۔ بھارت میں بھی لاہور شاہدرہ اسٹیشن کی طرح کا ایک شاہدرہ ریلوے اسٹیشن ہے۔ وہاں پر ہم نے ٹرین چھوڑ دی اور 2 ٹیکسیاں دہلی جانے کے لیے کرائے پر لے لی۔ طے شدہ پروگرام کے مطابق سبز منڈی اسٹیشن کے قریب گھنٹہ گھر چوک میں ہم نے ایک معمولی ہوٹل میں کمرے کرائے پر لے لیے۔ ان دنوں شناختی کارڈ رائج نہیں تھے، اس لیے کمرے حاصل کرنے میں ہمیں کوئی دشواری پیش نہ آئی۔ ہم نے اپنا تعارف ایک معمولی کاروباری کے طور پر کرایا جو گرد و نواح سے مختلف قسم کی چیزیں خریدنے آتے ہیں۔ ہم نے رہائش حاصل کرنے کے بعد سامان کمروں میں رکھا اور 2 کی ٹولیوں میں دہلی شہر گھومنے کا پروگرام بنایا۔ ہم نے ہوٹل کے داخلی دروازے کے علاوہ ایمرجنسی دروازے بھی تلاش کر لیے۔ ہم نے کمرے پہلی منزل پر لیے تاکہ ایمرجنسی کی صورت میں چھلانگ لگانے میں کوئی دشواری پیش نہ آئے۔ دوسرے روز میرے چاروں ساتھی گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئے۔ میں نے انہیں ہدایت کی کہ کم از کم 4 عدد پینٹ اور قمیض اور دیگر ضروریات کا سامان بھی خرید لائیں، جو کہ وہ شام تک لے آئے۔ دشواری مجھے پیش آئی۔ میرے لمبے قد کی وجہ سے بازاری کپڑے مجھے پورے نہ آئے۔ میں نے تقریباً ساری کپڑوں کی دکانیں چھان ماری، مگر مجھے میرے سائز کے کپڑے نہ مل سکے۔ صرف ایک سفاری سوٹ ایک دکان سے ملا جو میں نے خرید لیا۔ مزید میں نے 4 عدد 3 پیس سوٹ اور 1 عدد ڈنر سوٹ کا کپڑا خرید کر اسی دکان میں ارجنٹ سلوانے کا آرڈر دے دیا۔ شوز بھی میرے سائز کے بڑی مشکل سے ملے۔ پاکستان میں طے شدہ پروگرام کے مطابق مجھے اعلیٰ ہوٹلز میں قیام کرنا اور مختلف کلبوں، خاص کر سروسز کلب میں بھی جانا تھا، لہٰذا وہاں کے ماحول کے مطابق مجھے ہر چیز کرنا تھی۔ ہم نے 2 دن دہلی میں گزارے، نیو دہلی اور اولڈ دہلی اچھی طرح گھوم پھر کر دیکھی۔